बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 2 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है दादी माँ, जो कि एक कहानी है। और इस कहानी को लिखा है हमारे कहानीकार शिव प्रसाद सिंह जी ने। बच्चों, पाठ का शीर्षक पढ़कर, कहानी का शीर्षक पढ़कर आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, और चलने भी चाहिए, क्योंकि कहानी का शीर्षक है ही ऐसा। बच्चों, दादी से तो सभी परिचित होंगे। आप सभी के घर में भी दादी माँ होती है, जिन्हें कि हम अलग अलग जगह अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे कहीं हम अम्मा कहते हैं, कहीं दादी कहते हैं, कहीं जीजी कहते हैं, कहीं पर हम भाभू कहते हैं, और कहीं पर माँ भी कहा जाता है। बच्चों, वह हमारी दादी माँ होती है, और उनके मन में हमारे लिए बहुत अधिक प्रेम और स्नेह होता है। और हम भी बच्चों उन्हें इतना ही अधिक स्नेह करते हैं, क्योंकि हम उनके दुलारे होते हैं। बच्चों, आप सभी के साथ भी ऐसा ही होता होगा। जब कभी आप कोई गलती कर देते हैं या आपसे भूल से कोई अपराध हो जाता है, तो आपके माताजी पिताजी जब आपको डांटने के लिए आते होंगे, तो आप उनकी गोद में जाकर, यानी दादी माँ की गोद में जाकर छिप जाते होंगे, उनके आगे पीछे हो जाते होंगे, और फिर आपके माताजी पिताजी आपको डांट नहीं पाते होंगे, क्योंकि दादी का दुलार ही, प्यार ही इतना अधिक होता है कि वह हमारे मम्मी पापा को भी कुछ नहीं कहने देती है। तो बच्चों, हम भी दादी से इतना ही प्यार करते हैं। तो आज की जो कहानी है वह है दादी माँ, जिसको लिखा है हमारे कहानीकार शिव प्रसाद सिंह जी ने। बच्चों, ये जो कहानी है दादी माँ, उसको पढ़कर भी आपके मन में यही चल रहा होगा कि लेखक ने किसकी दादी माँ के बारे में लिखा है। तो मैं आपको बताती हूँ, लेखक ने इस कहानी में स्वयं की दादी माँ के बारे में लिखा है, और संस्मरणात्मक विधा के रूप में कहानी लिखी है। संस्मरणात्मक विधा क्या होती है? जिसमें लेखक अपने जीवन की घटित हुई घटनाओं को याद करता है और उनको आधार बनाकर कहानी लिखता है, वह संस्मरणात्मक विधा की कहानी है। इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी जी के बारे में संस्मरणात्मक विधा में लिखा है। लेखक की दादी जी का देहांत हो जाता है, उन्हें सूचना मिलती है कि अपनी दादी जी का देहांत हो गया है। तो लेखक के सामने धीरे धीरे उनके साथ घटित हुई जितनी भी घटनाएं हैं, जो कि बचपन से बड़े होने तक दादी जी से संबंधित जितनी भी बातें हैं, वो उन्हें याद आती है, और वे उन सभी बातों को कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बच्चों, इस कहानी में लेखक ने अपनी दादी जी के व्यक्तित्व का बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया है, और यह चित्रण तो जब आप कहानी पढ़ेंगे तब आपके सामने एकदम साकार हो जाएगा। बच्चों, अब मैं आपको यह कहानी पढ़ाना शुरू करूं, उससे पहले मैं आपको इस पाठ के छोटे से परिचय की तरफ लेकर चलती हूँ। चलते हैं हमारे कहानी के परिचय की तरफ, देखते हैं क्या बताया है। दादी माँ कहानी शिव प्रसाद सिंह जी के द्वारा लिखित एक सुप्रसिद्ध कहानी है। तो बच्चों, इस कहानी से संबंधित हमारा पहला प्रश्न, जो कि आप सभी लोगों को पता है और इसका उत्तर भी आप सभी लोग याद कर लेंगे, क्या है कि हमारी कहानी दादी माँ का लेखक कौन है? इस दादी माँ कहानी को किसने लिखा है? तो बच्चों, इस दादी माँ कहानी को शिव प्रसाद सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। फिर देखिए, पाठ में लेखक और उसकी दादी माँ के बीच घनिष्ठ आत्मीय संबंध को बताया गया है। लेखक ने इस कहानी में दादी माँ की मृत्यु हो जाने पर दादी माँ के व्यक्तित्व की विशेषताओं को बहुत ही गहराई के साथ व्यक्त किया है। हाँ बच्चों, लेखक को सूचना मिलती है एक पत्र के जरिए कि उनकी दादी जी का देहांत हो गया है। लेखक को दुख होता है, और दुख होने के साथ साथ लेखक के मन में बहुत सारे विचार आते हैं, और उन्हें अपने जीवन की पुरानी घटनाएं याद आती हैं, जिसमें उनका दादी जी के साथ साथ होता है। और उन घटनाओं के जरिए ही लेखक ने अपनी दादी जी के व्यक्तित्व का बहुत ही खूबसूरती और गहराई से वर्णन किया है। तो बच्चों, चलते हैं कहानी की तरफ, देखते हैं लेखक ने क्या लिखा है, जानते हैं लेखक की दादी जी के बारे में कि लेखक की दादी जी कैसी थी। देखिए,
कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। लेखक अपने खुद के व्यक्तित्व की एक विशेषता बता रहा है कि उसके सामने अगर कोई थोड़ी सी भी कठिनाई आ जाती है तो वह अनमना सा हो जाता है, घबरा भी जाता है, जबकि वह बहुत बड़ा हो चुका है। बहुत बड़ा हो चुका है, इस बात का पता हमें कैसे चल रहा है? वो कह रहा है बीसों गर्मी, गर्मी साल में एक बार ही आती है, बीसों बरसात जो कि साल में एक बार ही आती है बरसात का मौसम, और बसंत का मौसम भी साल में एक बार आता है। यानी लेखक यह बता रहा है कि उसने अपने जीवन में बहुत सारी गर्मी बरसात और बसंत का मौसम देख लिया है, वह बहुत बड़ा हो गया है, फिर भी उसके पास अगर जरा सी भी कठिनाई आती है तो उसका मन अनमना सा हो जाता है, बेचैन सा हो जाता है। फिर देखिए, मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर, जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। बच्चों, ऐसा आपके साथ भी होता होगा। आपके जो कुछ मित्र हैं वह मुंह पर तो आपकी बड़ाई करते होंगे और पीठ पीछे आपकी कमियां निकालते होंगे। बच्चों, ऐसा लेखक अपने स्वयं के बारे में भी बता रहा है कि उनके जो शुभचिंतक मित्र हैं जो कि उनका भला चाहते हैं, वो क्या करते हैं, मुंह पर तो वो आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और मेरे पीठ पीछे मुझे कमज़ोर बताते हैं और ज़रा सी भी परेशानी आ जाए उससे घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है, पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। बच्चों, आप इस लाइन पर जरा गौर कीजिए। ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति के द्वारा लेखक किसी का चित्रण कर रहा है और वह चित्रण किए जाने वाली मूर्ति कौन है? वह लेखक की दादी माँ है, जिसके बारे में लेखक ने कितना अच्छा लिखा है। बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ, यानी लेखक यह बता रहा है कि उनकी दादी माँ इतनी अच्छी हैं। शरद की शीत किरणें, शरद की शीत किरणें आप जानते हो, जब शरद पूर्णिमा होती है जो कि सर्दी आती है उससे पहले पूर्णिमा आती है, उसे हम शरद पूर्णिमा कहते हैं, जो कि कार्तिक महीने की पूर्णिमा होती है। उस शरद पूर्णिमा की जो किरणें होती है बहुत साफ होती हैं, बहुत शीतल होती हैं कि किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो उनकी दादी जी इतनी अच्छी थी कि वो लेखक अपनी दादी जी की तुलना शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ कहकर कर रहे हैं और शीतल उनके स्वभाव को बता रहे हैं। फिर देखिए आगे, मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। बच्चों, ये क्वार के दिन क्या होते हैं? बच्चों, ये जो क्वार है ये हिंदी कैलेंडर के महीनों में से एक महीने का नाम है। हिंदी कैलेंडर जो कि हमारा चैत से शुरू होता है और फागुन माह पर ख़त्म होता है, उसमें से एक महीने का नाम है क्वार, जिसे कि हम अश्विन या आसोज के नाम से भी जानते हैं। तो क्या कह रहा है लेखक? मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। बच्चों, क्वार का कौन सा महीना होता है? क्वार का महीना सावन और भाद्रपद, जिसे कि हम ग्रामीण भाषा में भादो के नाम से जानते हैं। सावन भादो के बाद का जो महीना होता है वो क्वार का महीना होता है। सावन और भादो में बहुत अच्छी बारिश होती है। कभी कभी थोड़ी बारिश हमें क्वार के महीने में भी देखने को मिलती है और सावन भादो में जो बारिश होती है उसका पानी इकट्ठे हो जाता है और इकट्ठे होने के बाद वो जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो हवा के साथ उसमें लहरें उत्पन्न होती हैं। ऐसे ही लेखक हमें बता रहा है, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। यानी बरसात का जो पानी इकट्ठा हुआ था वह क्वार के महीने में चलने वाली हवा से हिलता रहता है।
दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। बच्चों, ये सिवान क्या है? सिवान हम गांव की सीमावर्ती भूमि को कहते हैं, जहाँ पर बारिश का पानी पड़ता है और वह नाले के रूप में बहता हुआ आता है और अपने साथ मोथा और साई की घासें लेकर आता है। और वे घासें कैसी हो जाती हैं? वे घासें अधगली हो जाती हैं। घेवर और बनप्याज की जड़ें लेकर आता है और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए, खौलना यानी कि उबलना, और वो जो पानी है वह सूरज की गर्मी में उबलता है, वह पानी उबलता है और उसके पानी में ये मोथा, साई की अधगली घासें, घेवर और बनप्याज की जड़ें और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज खौलते हैं और सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं, यानी उस पानी में से अजीब सी गंध आती है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और जो कवार का महीना होता है उसमें सूरज की धूप हमें तेज लगती है, जिससे कि रास्ते का कीचड़ सूख जाता है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। जलाशय यानी कि तालाब। और गांव में लड़के क्या करते हैं? बारिश जाने के बाद में, बारिश के होने के बाद में जो तालाब होते हैं उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें कूद कूद कर नहाते हैं। फिर देखिए, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि हर मौसम अपने साथ एक अलग वातावरण लेकर आता है और हर मौसम में अपने जगह के खाने पीने की अलग अलग वस्तुएं होती हैं। देखिए, आषाढ़ में आम और जामुन न मिले। लेखक यह बता रहा है कि साढ़ में हमें आम और जामुन मिलते हैं और चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर कंवार के दिनों में इस गंध पूर्ण भरे झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। बच्चों, ये जो गद्यांश है इसमें लेखक ने हमें 4 महीनों के नाम बताए हैं। देखिए, आषाढ़, अगहन, चैत और कुंवार, ये जो 4 है ये हमारे हिंदी कैलेंडर के महीने हैं, जिनमें आषाढ़ जो कि बारिश का पहला महीना होता है, जो कि सावन से पहले आता है। अगहन जिसे कि हम मनसिर या मार्गशीर्ष कहते हैं। चैत्र जो कि हमारे हिंदी कैलेंडर का पहला महीना होता है। कंवार जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यह अश्विन माह कहलाता है। तो लेखक ये कह रहा है कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक को साढ़ में आम और जामुन ना मिले तो चिंता नहीं, आम और जामुन मिलते हमेशा आषाढ़ के महीने में ही हैं, भरपूर मात्रा में आते हैं, तो लेखक को चिंता नहीं। और मनसिर में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो भी लेखक को दुख नहीं है। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले तो भी लेखक को अफसोस नहीं है, लेकिन कंवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यानी लेखक जब तक कंवार के महीने में जो झागपूर्ण जलाशय होते हैं उनमें कूदकर नहाता नहीं है, तब तक लेखक को अच्छा नहीं लगता है, यानी कूदने को नहीं मिलता तो लेखक को अच्छा नहीं लगता। मैं भीतर हुड़क रहा था, यानी मेरे मन में भीतर ही भीतर चाहत हो रही थी कि मैं भी जलाशय में कूदूं। फिर देखिए, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर यानी बुखार हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ता ही गया, यानी कि लेखक को बहुत तेज़ बुखार हो गया था, वह आम बुखारों की तरह साधारण नहीं था। रज़ाई पर रज़ाई और उतरा रात 12 बजे के बाद, यानी कि लेखक को बहुत ही तीव्र बुखार हो गया था। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था,
दादी माँ आई। बच्चों, हमारी कहानी में लेखक की दादी माँ का प्रवेश हो रहा है। यहाँ पर देखिए, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले झल में, यानी लेखक की दादी माँ आती है, वो नहाई हुई आई थी और नहाकर भी कहाँ आई थी? उस झाग वाले जल में, जिसमें कि लेखक को नहाना बहुत अच्छा लगता है। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती। बच्चों, ये धोती है। सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। बच्चों, ये जो पंक्तियां हैं ये लेखक की दादी माँ का चित्रण कर रही हैं, बता रही हैं कि लेखक की दादी माँ कैसी थी। लेखक की दादी माँ का जो शरीर था वह कैसा था? पतला दुबला था, और इस पतले दुबले स्नेह से भरे हुए शरीर पर उन्होंने सफ़ेद किनारीहीन धोती पहन रखी थी, और जो उनके बाल थे वो सन के समान सफ़ेद थे। और चूंकि वो नहाकर आई थी, सिर धोकर आई थी, इसलिए उनके बालों के सिरों पर सद्य यानी अभी टपके हुए जल की शीतलता दिख रही थी। जब हम सर धोकर नहाते हैं तो हमारे बालों से पानी टपकता रहता है, ऐसे ही लेखक की दादी माँ के बालों से पानी टपक रहा था। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। देखिए लेखक की वो कितनी चिंता करती हैं कि लेखक पता है बीमार है, तो जब वो नहाकर आई हैं तो नहाकर आते ही उन्होंने लेखक के सर और पेट छुए। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी, बच्चों ये शक्तिधारी है, शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगाई। बच्चों, जब कभी आप बीमार होते होंगे तो आपकी दादी जी भी ऐसा ही करती होंगी, आपको बार बार देखती होंगी, जैसे कि लेखक की देख रही हैं। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, यानी कि लेखक जिस खाट पर, जिस पलंग पर सोया हुआ रहता उस पर बैठी रहती। कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर जर का अनुमान करती, यानी कि बार बार वो यह देखती कि लेखक का बुखार उतरा या नहीं। फिर देखिए, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है ना, कोई बीमार के यहाँ घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। लेखक की दादी माँ लेखक से इतना अधिक स्नेह करती थी कि जब तक लेखक ठीक नहीं हुआ या जब तक लेखक को बीमार रहा, लेखक बीमार रहे, वे लेखक की चारपाई के पास बैठी रही, उसके सिर पर गर्म ठंडे पानी की पट्टी करती रही, दालचीनी का लेप करती रही, और वह यह देखती रही कि हांडी में पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बीमार व्यक्ति को हम गर्म पानी पिलाते हैं। और वे ये देख रही हैं कि चावल मूंग की जो खिचड़ी है उसमें दाल ढंग से मिली है कि नहीं मिली है, उसमें पीपल का छौंक दिया गया है कि नहीं दिया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति बाहर से आया हो और सीधे आकर लेखक से मिलकर तो नहीं चला गया हो। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न वो घर वालों से पूछती थी और उन्हें परेशान कर दिया करती थी। दादी माँ को गवई गाँव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, यानी दादी जी वो इतनी अधिक मजबूत थी, इतनी अधिक उनकी याददाश्त थी कि उन्हें अपने गांव की 50 किस्मों की दवाइयाँ याद थी। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। बच्चों, ये दादी माँ के व्यक्तित्व की विशेषता बताई जा रही है कि दादी माँ इतनी अधिक सेवा भावी थी कि उन्हें कहीं से भी पता चलता गांव में कोई भी व्यक्ति बीमार है तो वो तुरंत बीमार के पास पहुंच जाती और उसकी सेवा करती। और क्या करती देखिए, हाथ से छूकर देखती, माथा छूती, पेट छूती, और बच्चों यहाँ तक कि ये जो मलेरिया, सरसाम यानी मूर्छा और जो निमोनिया जैसी बीमारी है उनको तो वो देखकर ही बता देती थी कि इस व्यक्ति को क्या हुआ है, किस रोग से पीड़ित है। महामारी और विषुचिका यानी हैजा के दिनों में रोज सवेरे उठकर
स्नान के बाद लवंग, लवंग यानी कि लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप यानी उनके अपने खुद के नियम थे। वो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती थी और दूसरों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती थी। फिर देखिए, सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती, बुखार तो मुझे अब भी आता है। बच्चों, ये बात और थी कि लेखक की दादी माँ थी, वो बहुत अधिक सफाई पसंद थी और बीमार व्यक्ति जो कोई होता है उसकी तो हमें स्वच्छता और सफाई का बहुत अधिक ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर हम बीमार व्यक्ति से स्वच्छता और सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनके जो बीमारी के रोगाणु हैं वो हमको लग सकते हैं, हमें प्रभावित कर सकते हैं। दादी माँ इस बात को जानती थी, इसलिए वो लेखक के बिस्तर जिसमें कि चादर और गिलाफ यानी कि तकिए के कवर वगैरह बदलवाती थी। अगर कोई नहीं बदलता तो वो परेशान हो जाती थी। और देखिए, अब लेखक को बुखार अभी भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। बच्चों, चूंकि लेखक हमारा छात्रावास में रहता है और छात्रावास में भोजन कहाँ बनता है? मैस में बनता है, मैस में ही खाया जाता है और जो वहाँ का इंचार्ज होता है उसे हम मैस महाराज कहते हैं। तो जब अब कभी यह लेखक हमारे बीमार होते हैं तो मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशे की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। बच्चों, ये कुनैन क्या होती है? ये कुनैन मलेरिया की दवाई होती है, जो कि जिसमें कि कुनैन मिली हुई होती है और उसका स्वाद बहुत ही कड़वा और तीखा होता है। तो लेखक यही कह रहा है कि कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई यानी तीखेपन के डर से बुखार भाग जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। यानी लेखक को यह बुखार अच्छा नहीं लगता। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। यानी जब लेखक के बड़े भाई किशन भैया की शादी हुई उस समय दादी माँ बहुत अधिक उत्साहित थी और दादी माँ को बहुत ही अधिक आनंद आया। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती और कहती, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, यानी कि शादी विवाह का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। यहाँ पर जो लेखक की दादी माँ है वो यह बता रही है कि उनके घर में शादी है और करने वाली वो है। अगर वो कोई भी काम अपने हाथ से नहीं करती हैं तो काम नहीं होता है। जानने को यों भी सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती, लेकिन पड़ोसने थी वो जानती थी कि दादी माँ करती कुछ भी नहीं है, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। और विलंब यानी देरी का कारण। शादी विवाह के अवसर पर बहुत सारे काम होते हैं और ये दादी जी इतनी अधिक प्रिय थी, इतनी अधिक अच्छी थी कि उनकी उपस्थिति के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जाता था और जब तक वो अनुपस्थित रहती थी तब तक काम शुरू ही नहीं किया जाता था, जिससे कि कार्य में विलंब हो जाया करता था। फिर देखिए, उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकसार में, निकसार यानी कि निकलने के स्थान में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, यानी दादी माँ किसी से लड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। दादी माँ किससे लड़ रही थी? रामी की चाची से लड़ रही थी। क्या कह रही थी? देखिए, सोना होगा धन्नो, रुपये मैं सूद के आज ही दे दे। सूद यानी ब्याज के, यानी रुपये आज ही ब्याज सहित लौटा दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी। पैरों पर नाक रिगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने। फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। देखिए, दादी जी ने जो रामी की चाची थी उनको उनकी ज़रूरत के वक्त पैसे दिए थे उधार और रामी की चाची ने कहा था कि जल्दी लौटा देगी, लेकिन रामी की चाची उन्हें लौटा नहीं पाई। तो दादी जी उनसे लड़ रही है, कह रही है कि जब तुझे किसी ने भी पैसे नहीं दिए तब मैंने तुझे पैसे दिए, लेकिन तुम मुझे ये पैसे अभी नहीं लौटा रही हो, आजकल आजकल करती हो।
और अब कहती हो कि फसल कटेगी जब लौट आऊंगी। अब क्या तुम्हारे लिए दूसरी फसल कटेगी? यानी कि फसल कट चुकी है, रामी की चाची ने अभी तक भी पैसे नहीं लौटाए हैं। फिर देखिए, दूंगी मालकिन रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी, बिटिया की शादी है आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का कैसे निस्तार कैसे होगा। देखिए रामी की चाची क्या कह रही है, बिटिया की शादी है, अगर आप ही दया नहीं करेंगी तो उसका बेचारी का निस्तारण या विवाह कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी, चल चल चला है समझाने। जब लेखक के सामने इतनी बातें हो रही थी तो लेखक ने अपनी दादी को समझाने का प्रयत्न किया, और जो लेखक की दादी जी हैं वो लेखक से क्या बोली, चल चल चला है समझाने, यानी तू मुझे समझाएगा। फिर देखिए, मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया, कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया, यानी मेरे दिमाग से यह बात बिल्कुल ही गायब हो गई। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। बच्चों, आशीर्वाद तो हम किसी को जब देते हैं जब किसी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया हो। आपने देखा कि पिछले कुछ पंक्तियों में रामी की चाची के ऊपर तो दादी जी बिगड़ रही थी, और कुछ दिनों के बाद वो उन्हें पूतो फलो और दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। ऐसा क्या हुआ, देखते हैं। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो बच्चों ध्यान दीजिए, जो हमारी रामी की चाची है उसका नाम धन्नो है। तो उसने विवल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। यानी रामी की चाची ने जो कर्ज ले रखा था वह पीछे का जितना भी रुपया था सब छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 रुपए के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। बच्चों, ये जो पंक्तियां हैं ये दादी माँ की एक बहुत ही अच्छी विशेषता की ओर इशारा कर रही है कि दादी माँ बहुत ही अधिक उदार है, बहुत ही अधिक दयालु है, कि उन्होंने मौके की स्थिति को देखते हुए, समय की स्थिति को देखते हुए जो रामी की चाची ने कर्जा लिया था वह सारा का सारा माफ़ कर दिया, और ऊपर से रामी की चाची को 10 रुपये और दिए और कहा, जैसी तेरी बेटी है वैसी मेरी बेटी है, इसका विवाह अच्छी तरह से करना, 10-5 रुपये के लिए हंसाई मत करना। फिर देखिए, उस रोज़ तो बहुत डांट पड़ रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपये देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। यानी कि लेखक इस विचार को सुनते हुए हंसते हुए आगे बढ़ गया। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 2 दादी माँ कहानी का प्रथम भाग पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि लेखक ने कितने अच्छे तरह से अपनी दादी के व्यक्तित्व की बहुत सारी विशेषताओं को उजागर किया है। बच्चों, आप सभी लोगों की दादी माँ भी ऐसी ही होंगी, कुछ कुछ विशेषताएं लेखक की दादी से मिलती जुलती होंगी। बच्चों, इस कहानी का अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।